हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम द नाइट मैनेजर सीजन 2 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 2 की कहानी की शुरुआत रिचर्ड रोपर के किडनैप होने के 4 साल बाद शुरू होती है, जहाँ पर जॉनथन पाइन सीरिया पहुंचकर जब एंजेला बर्थ से मिलता है तो वो उसे पूरी तरह से क्लियर करती है कि वो लोग सिर्फ यहाँ पर रिचर्ड की बॉडी को पहचानने के लिए आए हैं, लेकिन उनके पहचानने के बाद वो ना ही उसकी ऑटोप्सी करेंगे, ना ही उसकी फोटो लेंगे, ना ही किसी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। रिचर्ड रोपर हमेशा दुनिया के लिए गायब ही रहेगा। जिसके बाद जब वो अगले दिन मॉर्ग में उसे देखने के लिए जाते हैं तो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर किसी एक को अंदर जाने की इजाजत देता है। तो पाइन के कहने पर जब एंजेला पर अंदर जाती है तो वो उसकी बॉडी देखने के बाद उसे कंफर्म करती है कि रिचर्ड रोपर की मौत हो चुकी है। फिर जब कहानी 2 साल बाद प्रेजेंट में आती है तो पाइन जहाँ लंदन में एलेक्स गुडविन के नाम से MI6 के अंदर काम करते हुए नाइट आउल सर्विलांस टीम को लीड करने का काम करता है, जो कि MI6 की एक ऐसी यूनिट है जो बड़े बड़े होटलों और शहर के सिक्योरिटी कैमरे को ट्रैक करते हुए ऐसे लोगों को खोजने का काम करती है जिनसे उनके देश को खतरा हो सकता है। फिर जब एक दिन अपने पड़ोसी से मिलने के बाद इवैल्यूएशन के लिए MI6 के एक साइकेट्रिस्ट से मिलता है तो उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश होने के साथ साथ पूरी तरह से स्टेबल है, क्योंकि वो जहाँ पे काम करता है उसे उसी में खुशी मिलती है। इसीलिए उसने बहुत बार अपने प्रमोट होने की अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया है। लेकिन डॉक्टर उससे बातचीत करते हुए ये सेंस कर लेती है कि वो अपने अंदर की फीलिंग को छुपाते हुए इतना ज्यादा उसके अंदर खो चुका है कि वो कभी भी बेकाबू होकर फट सकता है। मैं वो इंसान हूं जो कभी नहीं फटेगा। जिसके बाद जब वो अपने बॉस रेक्स मेयो के साथ MI6 की मीटिंग में जाता है तो मायरा, जो MI6 की हेड है, उनकी बातें सुनने के बाद नाइट आउल सर्विलांस यूनिट को 3 साल का और एक्सटेंशन देती है। फिर हमेशा की तरह अपने काम पे लौटते हुए कार ड्रॉप या एक ऐसे क्रिमिनल का पीछा करने लगते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम करने का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने का आरोप लगा होता है। लेकिन जब वो व्हाइट रूम की तरफ जाता है तो सैली को उसके ऊपर नजर रखने के लिए उस रूम के अंदर भेजता है। लेकिन जब एलिस की नजर याकू के ऊपर पड़ती है तो उसे जहाँ अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। याकू दिखता तो टेडी बेयर जैसा है, लेकिन अगर उसका मूड खराब हो तो अपनी गर्दन दूर ही रखना। वहीं वो इस बात को सेंस करने के बाद कि रिचर्ड रोपर का बिजनेस अभी भी चल रहा है तो वो रेक्स के घर पे पहुंचकर उसकी पत्नी सीलिया से मिलने के बाद जब अंदर जाता है तो रेक्स जहाँ रोक्साना से बातचीत करते हुए उसे रुखसत कर रहा होता है। फिर जब उसे मिलकर इस बारे में बताता है तो वो जहाँ इस बात को इग्नोर करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि जॉनथन पाइन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब पाइन एंजेला से बात करने को बोलता है तो वो उसे ये कहकर मना कर देता है कि एंजेला अब उनकी फील्ड को छोड़कर अपनी बेटी के साथ एक नई दुनिया में जी रही है। फिर जहाँ उसे एक नया नंबर देकर याद करने के बाद जहाँ उसे खाने को बोलता है, फिर उसके जन्मदिन के पार्टी को ज्वाइन करते हुए जहाँ उनके साथ क्वालिटी टाइम को बिताता है। लेकिन रिचर्ड के बारे में सोचते हुए जब उसे बुरे ख्याल आने लगते हैं तो देखा ही नहीं ध्यान से डैनी। थॉमस ने कब को ध्यान से देखा है ना थॉमस? वो अपनी टीम के साथ याको के पीछे जाने का फैसला करता है। तो जब याको अपने साथी से मिलता है तो उनकी बातचीत को सुनते हुए पता चलता है कि उनका कोई हथियारों का शिपमेंट कोलंबिया के कार्टागेना के पोर्ट पे उतरने वाला है, जिसका कोड नेम एनिवर्सरी है। फिर उसे शिपमेंट लिस्ट मांगते हुए बताता है कि उसे डॉक्यूमेंट के ऊपर सरकारी स्टैंप लगे होने के साथ साथ उसके चीफ ने उसे एक डिप्लोमेटिक बैग के अंदर मांगा है। तो जब वो उसे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो इस काम में अपने बॉस पे भरोसा कर सकता है तो याको उसे बताता है कि उसने ये काम सबसे बेस्ट से सीखा है। जिसके बाद जब वो अगले दिन याको के साथी के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका नाम एडम हॉलवेल है, जो कि 2 कंपनियों के बीच चौलिया का काम करता है। तो जब एलेक्स उसका पीछा करता है तो पता चलता है कि इस खेल में MI6 की हेड मायरा भी शामिल है। तो इस बात को जानने के बाद जब वो रेक्स से कांटेक्ट करके इस बारे में मिलकर बताने
बताने को बोलता है तो रेक्स भी उसे बताता है कि उसे भी कुछ मालूम चला है। लेकिन जब रास्ते में जाते वक्त पुलिस की गाड़ियां उसके घर की तरफ पहुंचने लगती हैं तो सीलिया के फोन करने पर पता चलता है कि रेक्स का मर्डर हो चुका है। लेकिन जब पाइन वहाँ पे पहुंचता है तो बेसिल उसे बताता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिर उसकी पत्नी से बातचीत करने के बाद जब उसके ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो उसे जहाँ पेपर देखकर उसके नए नंबर के बारे में याद आता है तो उसके ऊपर फोन करने पर जहाँ उसको उसका मोबाइल मिल जाता है, वहीं बुक की मदद से उसको क्रैक करने के बाद जब उसको खोलता है तो उसे द चीफ के नाम से एक ड्राइव का डेटा मिलता है। फिर जब घर जाकर उसे खोलता है तो पता चलता है कि मायरा किसी कोलंबिया कार्टर के साथ मिली हुई है। तुम्हें भरोसा है अपने चीफ पर? खुद को रिचर्ड रोबाकास की शागिर्द मानता है। लेकिन तभी उसे जब रोक्साना का फोन आता है तो वो जहाँ उसकी बातें सुनकर उसके कॉल का कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर ऑफिस जाकर जब उसके नंबर को ट्रेस करता है तो पता चलता है कि वो एक कोलंबियन है, लेकिन मियामी में किसी शिपिंग ब्रोकर एजेंसी में काम करती है। तो एलेक्स जब इस बात को जानकर उसके पीछे जाने का फैसला करता है तो सैली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका काम फील्ड ड्यूटी करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर उनकी जानकारी को इकट्ठा करने का काम करते हैं। लेकिन जब एलेक्स उन्हें बताता है कि रेक्स का खून हो चुका है और MI6 के लोग इसमें इन्वॉल्व है तो वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं। जिसके बाद जब एलेक्स रोक्साना से मिलकर जब उसे रेक्स की मौत के बारे में बताता है तो वो जहाँ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद उसे एक होटल में ले जाकर उससे पूछताछ करता है तो वो उसे बताती है कि उसके कोलंबियन होने की वजह से उसे पार्करो कॉमर्स और यूके की कंपनी के बीच एक ब्रोकर चुरा गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि उस शिपमेंट के अंदर मशीन टूल होने के साथ साथ कुछ और भी चीजें मौजूद हैं तो उसने रेक्स को कांटेक्ट किया था। लेकिन वो पिक्चर दिखाकर उनको पहचानने को बोलता है तो वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से पाइन उसे टॉनी के साथ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जब वो लोग शिपमेंट का पता करते हैं तो पता चलता है कि उनका शिपमेंट कार्टागेना के लिए 1 महीने पहले ही निकल चुका है। साथ ही जिस कंपनी के साथ उनकी डील हुई है उसके मालिक का नाम टेडी सैंटोस है, जो कि इस कंपनी को चलाने के साथ साथ एक चैरिटी फाउंडेशन अरोरा को भी रन करता है। तो एलेक्स जब उसके चैरिटी की वीडियो को देखता है तो उसे जब उसकी बातों में रिचर्ड रोपर की महक आती है तो वो शिपमेंट को किसी तरह से रोकने को बोलकर रोपर के जब्त हुए सामानों को सर्च करने के लिए जाता है तो उसे उसके अंदर टेडी की तस्वीर के साथ साथ एक औरत की और डैनी की तस्वीर मिलती है। तो जब एलेक्स उसके पास पहुंचकर उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता है तो उसे जहाँ इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन जब डैनी उसके ऊपर गुस्सा होकर भड़कने लगता है तो फिर 10 साल बाद मिलोगे ना? एलेक्स जहाँ उसे बता देता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। तो डेनियल जहाँ इस खबर को सुनकर अपने पिता के खोने के गम में डूब जाता है, वहीं एलेक्स उससे माफी मांगकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रोक्साना उल्टी का बहाना बनाकर जहाँ अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देती है, वहीं दूसरी तरफ पोलो सैली की मदद से याको के डिप्लोमेटिक बैग में ट्रेसिंग डिवाइस लगाकर उसका पीछा करते हुए स्पेन पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वलीद और उसके साथी जहां उसके रूम में उसका इंतजार करने लगते हैं, वहीं एलेक्स उसके ऊपर पारी रहकर नजर रखे हुए होता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद टेडी वहां पे आकर उससे मिलकर जहां डॉक्यूमेंट के बारे में जानता है, फिर रूम में जाकर जब उससे बातचीत करने को बोलता है तो एलेक्स जहां अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन कमरे के पास पहुंचने के बाद वो याको के ऊपर बंदूक तानते हुए जब बैग को चेक करता है तो उसे जहाँ ट्रेसिंग डिवाइस मिल जाती है, वहीं उसके तोड़ने के साथ ही जब सैली को इस बारे में पता चलता है तो वो जहाँ एलेक्स को इन्फॉर्म करती है। वहीं एलेक्स जहाँ इस बात को जानने के बाद सारे रिकॉर्ड को मिटाकर रोक्साना को जहाँ होटल से निकालने को बोलता है, वहीं वो वलीद को जब तक इन्फॉर्म करता है टेडी उन लोगों का काम तमाम कर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जब टोनी रोक्साना को निकालने की कोशिश करता है तो टेडी के आदमी जहाँ उसे मारकर रोक्साना को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं इधर जब एलेक्स टेडी का कमरा पता करने के बाद वहाँ पे पहुँचता है तो टेडी जहाँ उसे कॉल करके पूछता है कि आखिर वो कौन है। वहीं अंदर जाने के बाद जब उसकी नजर याको के ऊपर पड़ती है तो
Hi, this is Alex Goodwin. Please leave a message. जिसके बाद जब अगले दिन MI6 की मीटिंग होती है तो मायरा जहां सैली से सवाल जवाब करने के बाद उनकी पूरी यूनिट को रद्द कर देती है, वहीं उसे वार्निंग देती है कि वो कभी भी इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करेगी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब पाइन सैली के बताए हुए लोकेशन पे पहुंचता है तो उसकी मुलाकात बेसिल से होती है। डरो मत जोनाथन, हम यहाँ अकेले हैं। जिसके बाद जब वो सैली के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो टहलने के लिए गई है। वहीं उसका असली नाम लेने की वजह से उससे सवाल जवाब करता है तो बेसिल उसे बताता है कि उसी ने उसके सारे रिकॉर्ड को गायब करके एलेक्स गुडविन का नाम दिया था और अब उसने उसकी मदद करते हुए उसे फिर से मुर्दा बना दिया है। जिसके बाद जब बेसिल उसकी मदद करने का ऑफर देता है तो पाइन जहाँ उसकी बात को मान जाता है। वहीं जब पाइन उसे फोटो दिखाकर उससे पूछता है तो पता चलता है कि रिचर्ड ने 90s के दौरान कोलंबिया में भी अपने बिजनेस को फैलाया था। जिसके बाद जब पाइन सैली से मिलकर उसे इस खेल से बाहर रहने को बोलता है तो सैली जहाँ उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है। तो तीनों मिलकर जब प्लान बनाने लगते हैं तो सैली मेडजिन के एक वकील एलेहांद्रो के बारे में बताकर उन्हें बताती है कि उसने उसकी मदद से उनके आखिरी शिपमेंट को कार्टागेना में रुकवाने के साथ ही टेडी के अकाउंट को फ्रीज करा दिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से वो लोग रोपर के चुराए हुए पैसों का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जिसके बाद पाइन को एक नया अवतार में ढालते हुए या उसका नामकरण करते हुए मैथ्यू एलिस का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होने के साथ साथ उसे खतरे लेने का शौक है। लेकिन वो यहाँ पर हांगकांग के एक बैंक में घोटाला करके अपने पैसे को वाइट करने के लिए आया है और अब उसका पहला शिकार युआन कारकाल होने वाला है, जो कि उसका वकील है। जिसके बाद पाइन मैथ्यू के अवतार में आते हुए युआन के टेनिस क्लब में शामिल होने के बाद $1000 का शर्त लगाते हुए उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। वहीं जब उसकी नजर टेडी के ऊपर पड़ती है तो वो अपने गेम को जानबूझकर हार जाता है। जिसके बाद टेडी से बातचीत करते हुए जब उसकी दोस्ती होती है तो मैथ्यू जहाँ उसे बातचीत करते हुए ये एहसास दिला देता है कि उसे कितना पैसे उड़ाने का शौक है। वहीं टेडी उसे गुड बाय करके जब पेनल्टी के लोगों से मिलता है तो शिपमेंट रुकने की वजह से और अकाउंट फ्रीज होने की वजह से परेशान होने लगते हैं तो टेडी जहाँ उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनकी सारी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी दूर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सैली एलेहांद्रो से कांटेक्ट करते हुए मोबाइल में पड़े हुए रिकॉर्डिंग को सुनने को कहकर उसे समझाती है कि टेडी चाहे उसे कितनी भी ऑफर क्यों न दे दे, उसे उस शिपमेंट को रिलीज नहीं होने देना है। वहीं दूसरी तरफ जब रेक्स के आखिरी प्लेयर मीटिंग में मायरा बेसिल से टकराती है तो वो जहाँ उसे वार्निंग देते हुए रेक्स की सारी ऑपरेशन फाइल मांगती है तो बेसिल को ना चाहते हुए भी उसकी बात को मानना पड़ता है। वहीं इधर जब युआन मैथ्यू को कॉल करते हुए टेडी के फंडरेजर पार्टी में बुलाता है तो मैथ्यू पार्टी में शामिल होने के बाद जब टेडी से मिलता है तो मैथ्यू जहाँ पहली मीटिंग में ही उसे ये एहसास दिला देता है कि वो कितना ज्यादा पियक्कड़ है। वहीं टेडी उससे पूछताछ करते हुए उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैथ्यू की नजर रोक्साना के ऊपर जाती है तो फिर जब टेडी उनका परिचय कराने के बाद एलेहांद्रो के आने की वजह से उनको छोड़कर वहां से चला जाता है तो मैथ्यू के धमकी देने पर वो उसे बताती है कि रेक्स ने उसको सबसे पहले ढूंढा था क्योंकि उसे छानबीन करते हुए मियामी और कोलंबिया के कनेक्शन मिल गए थे। वो बस टेडी के कहने पर उसका भरोसा जीतने के लिए वहाँ पे गई थी, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था उसका यह सफर किसी के मौत के साथ खत्म होगा। लेकिन मैथ्यू उसकी बातों पे भरोसा न करते हुए उसे अरेस्ट कराने की धमकी देकर टेडी को ये यकीन दिलाने को बोलता है कि वो उसकी पैसों की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो रोक्साना को ना चाहते हुए भी उसकी बात को मानना पड़ता है। लेकिन जब टेडी आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो मैथ्यू उसे कॉल करने के लिए जब अपना कार्ड देता है तो टेडी उसके कार्ड को लेकर जब अपने पर्स में रखने लगता है तो उसकी नजर उसी औरत की तस्वीर पे जाती है जो उसे उसके तस्वीर के साथ मिली थी। जिसके बाद होटल पहुंचकर जहां वो उसे सारी बात
बात बताता है वहीं ये भी कंफर्म करता है कि एलेहांद्रो ने टेडी के ऑफर को नकार दिया है। फिर जब कमरे में आकर उसकी फोटो को चेक करता है तो तस्वीर सेम होने की वजह से वो उसकी तलाश करने के लिए मैक्स का अवतार लेते हुए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मार्टिन से मिलता है। तो दोनों मिलकर जब उसे ढूंढने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो टेडी की माँ है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी टेडी की बहन क्लारा उनके पास आकर उनके ढूंढने की वजह से उससे सवाल जवाब करने लगती है। तो मैक्स टेडी का दोस्त बताकर जब उसे बताता है कि वो उसे ढूंढ रहा है तो उसकी बहन जहाँ उसे एक चर्च के बारे में बताती है जहाँ पर टेडी का पूरा बचपन गुजरा है। तो पाइन जब वहाँ पे पहुंचकर फादर से बातचीत करता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसके पिता एक अंग्रेज थे। तो मैं तो इस बात को जानकर ये अंदाजा लगा लेता है कि वो रिचर्ड रोपर का सौतेला बेटा है। फिर होटल पहुंचने पर जब वो सैली से मिलता है तो उससे बातचीत करते हुए पता चलता है कि ये उनकी इकलौती शिपमेट नहीं है, बल्कि इससे पहले 5 और शिपमेट आ चुकी हैं। वो भी अलग अलग नाम और अलग अलग शिप में आई है, लेकिन उन सभी में जहाँ 20 कंटेनर मौजूद थे वही इस शिपमेट में एक ही कंटेनर मौजूद है। तो दोनों मिलकर जहाँ इस बात का फैसला करते हैं कि उनको रोकने से पहले उनके शिपमेट लिस्ट को हासिल करना पड़ेगा। जिसके बाद पाइन उसे समझाने के बाद कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। टीवी को ऑन करने के बाद उसे बता देता है कि टेडी रिचर्ड ऑन्सलो रोपर का बेटा है। जिसके बाद रोक्साना जहाँ उसे फोन करके बता देती है कि उसका काम हो गया है, वो लोग कल लंच पे इस बारे में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ बेसिल रेक्स की पूरी ऑपरेशन फाइल लाकर जहाँ उसे दे देता है, फिर उसके सीक्रेट घर के पास एक घर को खरीदकर या रेंट पे लेकर उनके ऊपर नजर रखने की तैयारी करने लगता है। वहीं इधर जब एलेहांद्रो को जान से मारने की धमकी मिलने लगती है तो वो सैली को इस बारे में बताकर जब डरने लगता है तो सैली जहाँ उसे बता देती है कि उस कंटेनर के अंदर ब्रिटिश हथियार रखे हुए हैं, वहीं उनका कोड नेम एनिवर्सरी है। तो एलेहांद्रो उसे क्लियर करता है कि एनिवर्सरी कोई कोड नेम नहीं है, बल्कि पीस प्रोसेस की 10वीं एनिवर्सरी की बात कर रहे होंगे। फिर जब सैली उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या शिपमेट मिलने के बाद वो कंटेनर को चेक कर सकता है तो एलेहांद्रो हामी भरता है। वहीं दूसरी तरफ जब रोक्साना मैथ्यू से मिलकर उसे बताती है कि टेडी को $20 मिलियन की जरूरत है, तो मैथ्यू जब उसे पैसे देने का वादा करता है तो रोक्साना उसे टेडी के घर पे ले जाकर उससे मिलवाती है। तो टेडी उससे बातचीत करते हुए बताता है कि वो उसके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ना ही मैं तुमसे सवाल पूछूंगा ना ही तुम कोई सवाल पूछोगे। ये हमारी डील सिर्फ भरोसे पे चलेगी। फिर 3 महीने बीतने के बाद उसके पैसे डबल होकर उसे मिल जाएंगे। तो मैथ्यू उसकी बातें सुनकर उसे जवाब देता है कि वो इस बारे में सोच कर बताएगा। तो टेडी उसके बारे में जानने के लिए उसे शराब और नशे में मदहोश करने के बाद जब उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो वो उसे बस यही बताता है कि वो यहाँ पर अपने पैसे वाइट करने के लिए आया है। कर देना प्लीज। जिसके बाद जब मैथ्यू बेहोशी का नाटक कर रहा होता है तो टेडी जहाँ शिपमेट लिस्ट के बैग को अपने ऑफिस भिजवा देता है, वहीं रोक्साना को उसके साथ समय बिताने को कहकर उसे होटल ले जाने को बोलता है। तो जब दोनों होटल पहुंचते हैं तो मैथ्यू जहाँ शिपमेट लिस्ट के बारे में सैली को बता देता है। फिर रोक्साना को सुबह में इन्फॉर्म करने को बोलता है कि वो कार्टागेना में उसकी डील पर साइन करेगा। साथ ही उसी ये भी बताता है कि उसे शिपमेट लिस्ट हासिल करने के लिए उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो जब रोक्साना उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उसके शिपमेट लिस्ट हासिल करने के साथ ही उसका काम खत्म हो जाएगा, मैथ्यू उसे जवाब देता है कि वो डिसाइड करेगा कि उसका काम कब खत्म होगा। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती, लेकिन एक बात तुम अभी समझ लो, यहाँ तुम्हारे काबू में कुछ भी नहीं है। फिर सुबह होने के बाद जब वो लोग कार्टागेना जाने लगते हैं तो मैथ्यू जहाँ उनके सीक्रेट रूम का पासवर्ड पता करने के साथ साथ सीसीटीवी के कैमरे के सीरियल नंबर को पता करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सैली और बेसिल रोपर के पैसे को एक दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करके ट्रांजैक्शन का जहाँ इंतजाम करने लगते हैं। वहीं इधर जब मैथ्यू टेडी के पास पहुंचकर डील पर साइन करने से पहले जब पेपर को पढ़ता है तो उसे जहाँ पता चलता है कि उसके सारे पैसे अरोरा के फंड रेजर अकाउंट में जाने वाले हैं।
हैं, जिसके बाद मैथ्यू के साइन करने के साथ ही उनकी जहाँ डील डन हो जाती है। वहीं रुखसाना उसकी एक कॉपी लेने के बहाने उनके सीक्रेट रूम के पासवर्ड को जान जाती है। वहीं मैथ्यू जब बैंक ऑपरेटर को कॉल करके पैसे ट्रांसफर करने को बोलता है तो सैली डेटा चेकिंग का बहाना बनाकर उसे बताती है कि 12 घंटे बाद उसके पैसे ट्रांसफर होंगे। तो इस बात को सुनने के बाद जब युआन भड़कने लगता है तो मैथ्यू जहाँ बैंक रूल का हवाला देता है, वहीं टेडी उसकी बात को मानते हुए बताता है कि पैसे ट्रांसफर होने तक वो उनका मेहमान बनकर रहेगा। वहीं इधर जब टेडी के आदमी एलेहांद्रो के ऊपर नजर रखने लगते हैं तो वो सैली को कॉल करके बताता है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसे शिपमेंट लिस्ट नहीं मिलते हैं तो वो उनके शिपमेंट को रिलीज कर देगा। वहीं इधर जब मैथ्यू और रुखसाना अपने अपने होटल के कमरे में पहुंचते हैं तो विक्टर ने जहाँ मैथ्यू के सामान को अच्छी तरह से चेक किया होता है, वहीं सैली जब उसे एलेहांद्रो के बारे में बताती है तो मैथ्यू जहाँ रुखसाना को घुमाने के बहाने उससे उसके सीक्रेट कोड और कैमरे के सीरियल नंबर के बारे में जानता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने का नाटक करते हुए जब मैथ्यू विक्टर के पास जाकर प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करता है तो हाँ, वैसे भी कितनी देर टिक पाओगे? फिर होटल के कमरे में पहुंचने के बाद बेसिल को जहाँ कैमरे का कोड भेजकर रुखसाना को ये समझाकर निकल जाता है कि उसे एक घंटे के अंदर शराब की बोतल को खाली करना है। जिसके बाद जब बेसिल कैमरे को बंद कर देता है तो वो जहाँ उनके आदमियों से बचते बचाते हुए अंदर पहुंचने के बाद कोड का इस्तेमाल करते हुए उनके सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो छानबीन करता है तो उसे सिर्फ वहाँ पे खाली बैग मिलता है। फिर टेडी की आवाज से जब आने के बारे में पता चलता है तो वो बैग को वहीं पे रखकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए छुप जाता है। वहीं टेडी कमरे में आने के बाद गिलबर्टो हैंसन से बातचीत करते हुए इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि एक पिन को उठाकर अपने आप को टॉर्चर करता है। तो जब टेडी वहाँ से चला जाता है तो मैथ्यू वहाँ से निकलकर सैली को मैसेज करते हुए जहाँ गिलबर्टो हैंसन के बारे में पता करने को बोलता है। वहीं होटल पहुंचकर जब वो रुखसाना से गिलबर्टो हैंसन के बारे में पूछता है तो उसे जहाँ उसके नाम के सिवाय कुछ नहीं मालूम होता है। वहीं मैथ्यू फ्रस्ट्रेट होकर जब उससे बहस करने लगता है तो रुखसाना उसे वार्निंग देकर चली जाती है कि अगर टेडी के पैसे टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो वो उसकी सच्चाई उसे बता देगी। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। इतनी दूर अकेली आई हूँ, आगे भी संभाल ही लूंगी। फिर शाम होने के बाद जब मैथ्यू युआन से मिलता है तो वो उसे बताता है कि रुखसाना वैसी लड़की नहीं है जैसा वो समझता है। अगर उसे उसके बारे में जानना है तो वो उसके पिता के बारे में उससे पूछकर जान सकता है। फिर उसे पेरिस का टिकट देकर उसे बताता है कि पैसे आने के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। लेकिन जब टेडी और रुखसाना वहाँ पे आकर डांस करने लगते हैं तो मैथ्यू भी जहाँ उनके डांस में शामिल हो जाता है। फिर जब डांस करने के बाद जब सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं तो मैथ्यू उनको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे सभी लोग किसी न किसी वजह से एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब शिपमेंट की सच्चाई को सभी के सामने उगल देता है तो टेडी और युआन जहाँ गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जब रुखसाना उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। तुमने तो कहा था ना तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जहाँ विक्टर उसे जबरदस्ती करते हुए अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब पेलिस उनके सीसीटीवी फुटेज को ऑन कर देता है तो उसी वक्त जहाँ उसे मारिया का बुलावा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब शक होने की वजह से युआन कार्टागेना के ऑफिस में पहुंचकर जहाँ सबसे पहले शिपमेंट लिस्ट को चेक करता है। वहीं रुखसाना पे शक करते हुए जब उसका मोबाइल चेक करने लगता है तो उसके आदमी को बुलाने की वजह से वो रुखसाना को डॉक्यूमेंट के साथ ही छोड़कर चला जाता है। तो रुखसाना जहाँ उसके जाने के बाद शिपमेंट लिस्ट को बैग से निकाल कर उसके आने से पहले जहाँ शिपमेंट लिस्ट को कॉपी कर लेती है।
वहीं ह्यूआन उसे फोन देकर टेडी के घर पे जाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब पेरिस मायरा के पास पहुंचता है तो वो जहाँ फाइलों को पढ़ने के बाद एंड्रू बर्च का पीछा करते हुए पैसे के बारे में जान चुकी होती है, लेकिन जब पेरिस से इस बारे में पूछती है तो वो इस बात से इनकार कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो जहाँ उसे ऑर्डर देते हुए उसके पैसे को खोज निकालने को बोलती है तो वो सैली को इस बारे में बताकर सारे पैसे को उसी अकाउंट में फिर से ट्रांसफर कर देता है जिसमें सारे पैसे पहले से पड़े हुए थे। वहीं इसी बीच जब विक्टर मैथ्यू को लेकर टेडी के पास पहुंचता है तो वो जहाँ उससे पूछताछ करते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे शिपमेंट के बारे में कैसे मालूम चला है। तो मैथ्यू उसे बताता है कि वो बैंक में जॉब करने से पहले मिलिट्री के स्पाई डिवीजन में काम करता था, इसी वजह से उसे उसके बारे में मालूम है, इसीलिए वो अपने पैसे को यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। तो टेडी उसकी बात को मानकर उसे वार्निंग देता है कि अगर 1 घंटे के अंदर उसके पैसे नहीं आते हैं तो वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब पैसे लग्जमबर्ग के अकाउंट को दिखाकर मारिया को आइडिया पिच करता है कि अगर वो चाहे तो एक दूसरे अकाउंट में पैसे डालकर रेक्स के बारे में पता कर सकता है कि आखिर वो क्या करना चाहता था। तो मारिया जहाँ उसे सोचने का वक्त मांगती है, वहीं जब सैली पैसे न होने की वजह से मैथ्यू को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो जहाँ फंसे होने की वजह से उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ जब टेडी को पता चलता है कि उसके पैसे नहीं पहुंचे हैं तो उसका जहाँ पैसे जवाब दे जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मायरा उसकी बात को मान जाती है तो बेसिल के पैसे ट्रांसफर करने की वजह से सैली जहाँ पैसे को ट्रांसफर कर देती है। वहीं टेडी जब मैथ्यू को डुबाने वाला ही होता है कि उसे पता चल जाता है कि पैसे आ चुके हैं। क्या हुआ डैडी? भरोसा करते थे ना मुझ पर। फिर सुबह होने के बाद उसके साथ ब्रेकफास्ट करते हुए उसे जहाँ अपनी कहानी बताता है जिसका पता मैथ्यू ने पहले ही लगा लिया होता है। फिर उसे बताता है कि वो एक ऐसी आर्मी बना रहा है जिसके अंदर कोलंबिया के बहुत सारे अनाथ लोग और नौजवान शामिल होंगे। लेकिन जब मैथ्यू उसका मकसद पूछता है तो टेडी बताने से मना कर देता है। लेकिन जब अपने चॉपर में उसको होटल छोड़ने के लिए जाता है तो मैथ्यू को जहाँ उसका फ्लाइट कोड मालूम चल जाता है। फिर उसे होटल छोड़ने के बाद उसे ये कहकर निकल जाता है कि वो एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ से दूर जा रहा है। जिसके बाद पाइन जहाँ सैली से मिलकर उसे जहाँ चॉपर का कोड देकर उसे फॉलो करने को बोलता है। वहीं सैली उसे बताती है कि मिस्टर हैंसन 17 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन जब सैली की नजर रुखसाने के ऊपर पड़ती है तो मैथ्यू जहाँ उसे सबकी नजरों से दूर ले जाकर उससे बातचीत करता है तो वो जहाँ उसे सिर्फ प्रैक्टिस दे देती है। वहीं मैथ्यू जब उसके पिता के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो उनको किडनैप करने वाले लोगों ने उन्हें मारकर उनके घर पे फेंक दिया था। इसी वजह से वो यहाँ से छोड़कर मियामी चली गई थी। लेकिन तभी सैली आकर जब उन्हें बताती है कि टेडी चॉपर पकड़कर कहीं पे जा रहा है तो रोक्साना जहाँ उसे गुड बाय करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं पाइन उसे सिपेटिस देने के बाद जब मार्टिन के साथ उसका पीछा करता है तो का मालिक है गिलबर्ट। टेडी जब अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है तो पता चलता है कि गिलबर्ट हैंसन रिचर्ड रोपर है। काम शुरू करें। जिसके बाद जब पाइन को यह एहसास होता है कि एंजेला ने उस दिन उससे झूठ बोला था तो जब बेसिल के जरिए उसकी पिक्चर भेजकर जब एंजेला से उसके झूठ के बारे में पूछता है तो उसके पास अफसोस करने के सिवाय कोई और चारा नहीं होता है। वहीं इधर जहाँ मैथ्यू और मार्टिन उनकी गतिविधियों पे नजर रखे हुए होते हैं, वहीं टेडी जब ब्रेकफास्ट करते हुए रोपर से उसका प्लान जानने की कोशिश करता है तो वो उसे यहाँ पर बताने से मना करते हुए जब उसके साथ एक सुनसान जगह पे पहुंचता है तो वो उसे अपने प्लान के बारे में तो कुछ नहीं बताता है। लेकिन टेडी उसे कंफर्म करता है कि उसे मैथ्यू से पैसे मिल चुके हैं और अब वो वकील का काम खत्म करने के बाद शिपमेंट को फ्री करवाने के बाद वो लोग जनरल के जरिए उसे कैब्रेरा को उसे सौंप देंगे। तो पैसे मिलने की वजह से वो जहाँ अपने लेनदारों को पैसे देकर पूरी तरह से आजाद हो जाएगा, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे हुकूमत करेंगे। तो रोपर जहाँ उसके एम्बिशन को सुनकर उसे जहाँ सारा ध्यान कार्गो को होजे तक पहुँचाने पे देने को बोलता
होता है। जिसके बाद जब टेडी आकर वापस सैर के लिए निकल जाता है तो मैक्स मार्टिन को रोपर के ऊपर नजर रखने को बोलकर वो भी होटल के लिए निकल जाता है। वहीं इधर जब लंदन में बेसिल को एडम के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ उससे बातचीत करते हुए और उनके साथ होने का बहाना बनाकर जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो लोग पूरे कोलंबिया में गृह युद्ध करवाकर वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। जिसके बाद जहाँ बेसिल उसके फोन को चेक करने के बहाने या क्लीन करने के बहाने ले लेता है, वहीं दूसरी तरफ सैली एक टूरिस्ट का भेष बदलकर एड्रेस पूछने के बहाने जहाँ एलेजेंड्रो को उसके कमरे से निकालने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पाइन अपने होटल में पहुंचकर अपने ना होने के सबूत को मिटा रहा होता है तो टेडी वहाँ पे दस्तक देते हुए उसे वहाँ से पिकअप करके पेरिस की फ्लाइट की एंट्री गेट पे ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं पाइन उसके जाने के बाद इमरजेंसी का बहाना बनाकर बाहर निकलकर एंजेला बर्ग का वेट करने लगता है। फिर उससे बातचीत करते हुए जब जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने उससे क्यों झूठ बोला था। एंजेला उसे बताती है कि वो जिस रात सीरिया में रुके थे उसी दिन रोपर उसके कमरे में आया था, क्योंकि उसकी लेनदारों से डील हो चुकी थी कि अगर वो उसके सारे पैसे लौटा देता है तो वो लोग उसे छोड़ देंगे। जिसके बाद उसने उसे उसकी बच्ची को और तुम्हें मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से उसे मॉर्ग के अंदर सबकी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा था। मर जाओ कुत्ते। लेकिन उसने वहां से आने के बाद रेक्स को इस बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से उसके जिंदा होने के बारे में राज रखना पड़ा था। लेकिन जब मियामी और कोलंबिया का लिंक मिला तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो वही है। तो पाइंजा उसको सच न बताने की वजह से उससे बहस करते हुए जहाँ रोपर का प्लान बताकर वहां से निकल जाता है। वहीं इधर जहाँ सैंडी रोपर से मायरा के कहने पर मिलने के लिए आता है, वहीं मार्टिन उसके कुत्तों को चारा डालते हुए एक कुत्ते के पट्टे में माइक को छुपा देता है। जिसके बाद जब दोनों बातचीत करते हुए अपने बीते दिनों को याद कर रहे होते हैं तो उसके कुत्ते जहाँ उसके पास पहुँच जाते हैं। जिसके बाद जब सैंडी उसे ब्रिटिश पासपोर्ट पकड़ाता है तो आज मेरे होने पर मुझको यकीन आ गया। सैंडी के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो होजे के लिए यहाँ पे हथियार लेके आ रहा है, जिसका वो और उसके आदमी यूज करते हुए यहाँ की सरकार को बदलेंगे। वहीं मायरा और उसके दोस्त उसका बिल पे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब टेडी एलेजेंड्रो के घर पे पहुँचता है तो उसे जहाँ मालूम चल जाता है कि वो यहाँ से कब का भाग चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब पाइन सैली के पास पहुँचता है तो एलेजेंड्रो से मिलने के बाद जब पोलो सुप्रीम काउंसिल से कांटेक्ट करते हैं तो उसका फोन जहाँ उसका सेक्रेटरी उठाता है। वहीं जब वो लोग कार्गो के बारे में उसे बताकर ये बताते हैं कि सिपेट लीड उसके पास है तो वो इस बात को जानने के बाद मीटिंग फिक्स करवाने का आश्वासन देता है। लेकिन उनके कॉल कट करने के साथ ही वो युआन को फोन करके बता देता है। वहीं इधर जब बेसिल एडम का फोन चेक करने की वजह से जब उन्हें आखिरी कार्गो की डिटेल भेजता है तो उन्हें उस डॉक्यूमेंट को देखकर पता चलता है कि उस कार्गो के अंदर एक ऐसी EMP डिवाइस है जिसको यूज करने की वजह से पूरे शहर की बिजली जाने के साथ साथ सारी कम्युनिकेशन डिवाइस ठप हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब टेडी को युआन से सिपेट लिस्ट की लीक होने के बारे में पता चलता है तो वो रोक्साना को अपने पास बुलाकर इस बारे में पूछता है तो वो जहाँ साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन उसी वक्त जब रोपर उसे फोन करके पूछता है कि उसने वकील का काम तमाम कर दिया है तो वो उससे झूठ बोलता है कि उसने उसे मार डाला है। लेकिन रोपर को उसकी बातें सुनकर की अंदाजा हो जाता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो टेडी जहाँ विक्टर के साथ वकील को जहाँ मारने के लिए निकल जाता है, वहीं उसका साथी शहर से एक लड़के को उठाता है। वहीं इधर जब रोपर युआन को कॉल करके पूछता है तो उसे जहाँ सच्चाई बतानी पड़ती है। लेकिन जब वो बार बार उससे कहने लगता है कि टेडी इस मामले को पूरी तरह से हैंडल कर लेगा। ठीक नहीं है तो सब ठीक है मत कहो, क्योंकि ऐसा किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मेरे कुत्तों को खिला दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जब काउंसिल का सेक्रेटरी उन्हें इन्फॉर्म करता है कि काउंसिल उसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मिलने वाली है तो पाइन जहाँ सैली को रिचर्ड रोपर के बारे में बताकर वहाँ से निकलने लगता है तो सैली जहाँ उसकी सेफ्टी के लिए उसे एक गन देती है। जिसके बाद दोनों जहाँ पार्लियामेंट के लिए निकल जाते हैं। वहीं इधर जब सैंडी रोपर को परेशान देखता है तो उसके पूछने पर वो जहाँ उसे सारी बात बताता है। वहीं जब सैंडी उसे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो उनके प्लान के बारे में सब कुछ जानता है तो रोपर उसे जवाब देता है कि उसे उतना ही मालूम है जितना उसे जानने की जरूरत है। लेकिन जब सैंडी उसे पूछता है कि इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद वो लोग उसे मार डालेंगे। टेडी और लंदन में सोच भी नहीं सकता।
फिर उसका काम तमाम आसानी से हो जाएगा ना। उस मोड़ पर आकर रास्ते का फैसला करते हैं, ठीक है? फिर सैनिकों यहाँ से रुखसत करते हुए बताता है कि उसे उसके बेटे को ढूंढना है क्योंकि वही उसका इकलौता बेटा है और उसका वारिस है। वो किसी बोर्डिंग स्कूल में है। तो उसे निकालो बाहर। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तो एलेहांद्रो जहाँ उससे अलग होकर अंदर जाने लगता है। वहीं इसी बीच जब रोक्साना बेनी से अपनी माँ को फोन करने को कहकर जब मैथ्यू को आगाह करती है तो वो जब एलेहांद्रो को कॉल करके आगाह करने की कोशिश करता है तो उसकी सिक्योरिटी आने की वजह से जहाँ वो फोन को रिसीव नहीं करता है। वहीं जब पाइन अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी के लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तो पाइन जहाँ अंदर जाने का दूसरा रास्ता खोजने लगता है। वहीं एलेहांद्रो अंदर पहुंचता है तो उसका सामना जनरल से हो जाता है, जिसके पास ना चाहते हुए भी उसे जहाँ से पेट लिस्ट दिखानी पड़ती है। वहीं जब जनरल उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसकी असली कॉपी कहाँ है तो उसके ना बताने की वजह से वो अपने आदमियों को बाहर ले जाने को बोलता है। तो जब वो लोग बाहर ले जाकर टेडी के आदमियों को सौंप रहे होते हैं तो पाइन की नजर जहाँ उसके ऊपर पड़ जाती है। जिसके बाद जब वो लोग एलेहांद्रो को टेडी के पास ले जाते हैं तो वो जहाँ उसका काम तमाम कर डालता है। वहीं जैसे ही टॉबो का काम तमाम करने वाला होता है कि जिसके बाद जहाँ पाइन उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब युआन रोक्साना को जीप के पास पहुँचाने को बोलता है तो रास्ते में रोक्साना को ले जाते वक्त पाइन जहाँ उनके रास्ते में आते हुए बेनी का काम तमाम करने के बाद उन दोनों को लेकर जहाँ वहाँ से निकल जाता है। वहीं जब टेडी मैथ्यू के बारे में बताता है तो रोपा जहाँ उसकी बातें सुनने के बाद जब उसकी तस्वीर मंगवाता है तो जिसके बाद वो मायरा से कांटेक्ट करते हुए उसके बारे में बताकर उसके सारे सपोर्ट टीम को खत्म करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब सैली बेसी से बात करती है तो वो जहाँ उसे कंफर्म करती है कि वो यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएगी, लेकिन पासपोर्ट हाथ में लेने के बाद उसका मन बदल जाता है। वहीं इधर जब बेसी को अंदाजा होता है कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है तो वो एंजेला से बातचीत करते हुए जहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट का एड्रेस बताकर उसे जहाँ वहाँ पे रख देता है। जिसके बाद जब वो दूसरा रास्ता लेते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो मायरा के आदमी उसे घेरने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एंजेला वहाँ पे आकर उसके सारे डॉक्यूमेंट को लेकर चली जाती है। वहीं इधर जब टेडी वहाँ पे पहुंचकर उनको सफाई देने की कोशिश करता है तो उसकी और युआन की जहाँ बहस होने लगती है। अपनी बकवास बंद करो। तो रोपर उनके झगड़े को खत्म करते हुए उन्हें समझाता है कि उनको कोई अंदाजा नहीं है उसका पाला किससे पड़ा है। फिर रोक्साना के मिले होने के बारे में बताकर जब वो टेडी से जानने की कोशिश करता है कि क्या वो भी उसका शिकार बन चुका है। मैंने मैथ्यू एलिस से कुछ नहीं कहा, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जिसके बाद जब टेडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वकील के मरने की वजह से उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, वो लोग चाहे तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन रोपर उसकी बात से इत्तेफाक न रखते हुए उसे जवाब देता है कि प्लान था गलतियां ना करने का। कहाँ हो तुम जोनाथन? वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग रोक्साना के घर पे पहुंचकर अपने आप को संभालने में लगे होते हैं तो मार्टिन जब मैक्स को रिकॉर्डिंग भेजता है तो वो उसे सुनने के बाद जहाँ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। फिर जब रोक्साना के पास पहुंचकर कपड़े को बदलने लगता है तो रोक्साना के पूछने पर वो जहाँ उसे बता देता है कि उसके किए गए सारे वादे झूठे थे। तो जब रोक्साना उसकी बात को सुनकर उससे बहस करने लगती है तो ये जिस्म पसंद है ना?
जिसके बाद जब मैथ्यू उसे यहीं पे रहने को बोलता है तो रुखसाना उसके झूठ से तंग आकर उसे जवाब देती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अब वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करने वाली है। वहीं इधर जब लंदन में मायरा बेसिल के पास पहुंचकर जब पाइन की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसके नाम मुंह खोलने की वजह से वो जहाँ अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए उसका मुंह खुलवाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ फ्रिस्की रिचर्ड को फिर से ज्वाइन करता है, वहीं रोपर टेडी को उस कार्गो को होजे तक पहुंचाने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी जब पाइन उसे फोन करता है तो वो जहाँ रोपर को फोन देने को कहकर उसे बताता है कि वो उसके फेवरेट रेस्टोरेंट पे एंड्रू बर्च के नाम से उसका 1 बजे इंतजार करेगा। तो टेडी जहाँ कार्गो के शिपमेंट को लेने के लिए चला जाता है, वहीं रोपर जब एंड्रू बर्च के पास जाकर या पाइन के पास जाकर उससे मिलता है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए एक दूसरे को ऑफर देते हैं। जहाँ पाइन उसे ऑफर देता है कि अगर वो अपने आप को सरेंडर करवाकर अपने सभी साथियों का नाम रिवील कर देता है तो उसकी जिंदगी जेल में सुकून से कट सकती है। वहीं रोपर उसे 5 करोड़ का ऑफर देकर उसे 4 रुखसाना को सौंप कर और सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद उसे चुपचाप यहाँ से निकलने को बोलता है। लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे का ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं तो पाइन जहाँ उसे एक बर्नर फोन देकर उसे कल सुबह 8 बजे तक का टाइम देता है। लेकिन जब वो जाने लगता है तो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं मेरे दोस्त, सोच समझ के चुनना। फिर पाइन के निकलने पर पता चलता है कि मार्टिन जहाँ अपने कार में छुपकर उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। लेकिन पाइन के निकलने के साथ ही जब फ्रिस्की उसका पीछा करने लगता है तो मार्टिन उसकी मदद करते हुए जब पेट्रोल पंप के दुकान के अंदर मिलता है तो पाइन जहाँ अपनी कार की चाबी उसे सौंप देता है। वही मार्टिन उसे बताता है कि वो बाथरूम के अंदर से होकर दूसरी तरफ से निकल सकता है। जिसके बाद जहाँ पाइन बाथरूम के अंदर जाकर अपना हुलिया बदलने के बाद जहाँ खिड़की से निकल जाता है, वहीं इधर जब फ्रिस्की का पेशेंट जवाब देता है तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ सैली काउंसिल से कांटेक्ट करते हुए उसे जहाँ अपने भरोसे में लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब टेडी कार्टागेना पोर्ट पे कार्गो को लोड करवा रहा होता है तो पाइन जहाँ उसे कांटेक्ट करते हुए उसे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद जब टेडी रिचर्ड रोपर की कन्वर्सेशन को सुनता है तो उसे जहाँ धीरे धीरे रोपर की सच्चाई मालूम चलने लगती है। रुको रुको रुको, मुझे समझाने दो। ये सब क्या बकवास है? मैंने ये बातें कल दोपहर में रिकॉर्ड की थी। वहीं पाइन जब उसे बातचीत करते हुए समझाता है कि वो कभी भी उसे अपने साथ नहीं ले जाने वाला था क्योंकि वो उसे अपना बेटा नहीं मानता है। लेकिन जब टेडी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है तो वो फिर से उसकी बातें सुनाकर मेरा डैनी, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ ऑक्सफोर्डशायर में रहे। समझाने में कामयाब हो जाता है कि रोपर ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। तो इस सच्चाई को जानने के बाद जहाँ टेडी पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद जब पाइन उसकी बहन से मिलवाता है तो वो उससे मिलने के बाद रिचर्ड रोपर से पूरी तरह से अलग हो जाता है। जिसके बाद जब दोनों कार्टागेना के पोर्ट पे पहुंचते हैं तो टेडी उसे बताता है कि वो EMP डिवाइस को शहर के बीचों बीच प्लांट करने के बाद जब सारे कम्युनिकेशन को ठप करेंगे तो जब धीरे धीरे चारों तरफ तबाही मचनी शुरू हो जाएगी तो लोगों का जहाँ सरकार के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, वहीं आर्मी उनकी मदद करने के बहाने इस सरकार का तख्ता पलट देगी। तो जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि वो लोग EMP डिवाइस को वहां तक कैसे पहुंचाएंगे तो टेडी बताता है कि वो जहाँ इस कार्गो को जनरल के पास पहुंचाएगा, वही जनरल इस कार्गो को प्लेन के अंदर रखकर ओजे काब्रेरा के पास पहुंचाएगा। तो दोनों जहाँ एक दूसरे का प्लान समझकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं इधर जब रोपर अपने कुत्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसे जहाँ माइक के बारे में पता चल जाता है। तो जब वो सभी को इन्फॉर्म करके सर्च पार्टी को शुरू करता है तो मार्टिन जहाँ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तो रोपर इस बात से गुस्सा होकर अपने सारे कुत्तों को गोली नसीब कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब रुखसाना पाइन के मना करने के बावजूद भी युवान को कॉल करती है तो रोपर को जहाँ उसके बारे में मालूम चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेडी जनरल के पास पहुंचकर जब कार्गो को उसके हवाले करता है तो जनरल जहाँ प्लेन में उसको लोड करने लगता है।
वहीं इधर जब लंदन में बैसिल टॉर्चर करने के बाद भी उसे कुछ नहीं बताता है तो मायरा जहाँ उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला करती है। वहीं इधर जब टेडी अपना काम खत्म करके रोपर के पास पहुंचता है तो उसके आदमी जहाँ सारे सामानों की चीर फाड़ करते हुए सभी चीजों में माइक ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं टेडी जब रिचर्ड के कमरे में जाकर उसके सारे सामानों की तहकीकात करता है तो सभी चीजें विटनेस करने के बाद जब उसे पाइन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है तो वो जहाँ प्लेन की डिटेल को उसे भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ जब युआन रोक्साना को रोपर के पास ले आता है तो रोपर उसे धमकी देते हुए बताता है कि अगर उसने उससे झूठ बोला या धोखा देने की कोशिश की तो वो उसके 31 छोटे छोटे टुकड़े कर हर एक दिन उसके घर पे भेजेगा। मुझे चाहिए जोनाथन पाइन। उसका असली नाम तो पता चला। फिर अगली सुबह जब टेडी सभी से मिलता है तो रोपर जहाँ टेडी से होजी को इन्फॉर्म करने को बोलता है कि उनके प्लान में कोई चेंजेस नहीं है तो टेडी जहाँ होजे को कॉल करने के बहाने पाइन को इस बारे में बता देता है, जिसके बाद टेडी और युआन जहाँ होजे से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पाइन जब अपने वादे के मुताबिक रोपर को कॉल करके अपने ऑफर के बारे में याद दिलाता है तो रोपर भी उसे अपने ऑफर के बारे में याद दिलाता है। तो पाइन जब उसके ऑफर को इनकार करता है तो बहुत जल्दी हो गई, तुम्हारी स्माइल मिस कर। जिसके बाद जब पाइन उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सैली को देता है तो वो जहाँ होजे को ब्लैकमेल करने के लिए उसके पुरानी रिकॉर्डिंग से मिक्स करने लगती है। जिसके बाद जहाँ पाइन अपने प्लान को समझाकर टेडी से मिलने के लिए निकलता है तो कुछ दूर आगे जाने पर जब रोक्साना उसे कॉल करके बताती है कि रोपर के लोगों ने उसे ढूंढ लिया है लेकिन वो बच्चे बचाते हुए वहाँ से भाग गई है। जिसके बाद वो डरते हुए जहाँ उसे मिलने का लोकेशन बताती है तो पाइन उसकी बात पे विश्वास करते हुए जब वहां पे पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता है तो इसी बीच टेडी जब युआन से बातचीत करते हुए ये जानता है कि वो लोग रोक्साना के जरिए पाइन का काम तमाम करने वाले हैं। तो मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब वो फिर से होजे को कॉल करने का बहाना बनाकर पाइन को इस बारे में इशारे से समझाता है तो वो जहाँ इस बात को चेक करने के लिए जब किसी और गाड़ी का एड्रेस बताता है तो फ्रिस्की और उसके साथ ही गाड़ी से बाहर निकलकर जब उस कार को गोलियों से छली करने लगते हैं तो अलविदा रोक्साना और गुड लक, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। चलो। वहीं फ्रिक्सी से रोपर को पता चल जाता है कि वो उस कार में नहीं है। वहीं इधर जब युआन को इस बारे में पता चलता है तो उसका शक जहाँ टेडी के ऊपर जाता है। फिर थोड़ी बहुत बहस होने के बाद जब युआन उसका फोन दिखाने को बोलता है तो टेडी जहाँ अपनी चाल चलते हुए अपने फोन को गुस्से में नीचे फेंक देता है। वहीं युआन जब उसके फोन को उठाने की कोशिश करता है तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ मार्टिन जेन से कोऑर्डिनेट और फोटो लेने के बाद पाइन को देकर जहाँ ओक्टावो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं पाइन टेडी के पास पहुंचकर जहाँ सबसे पहले युआन की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। फिर अपने प्लान के मुताबिक होजे के इलाके में पहुंचकर जब टेडी मैथ्यू से मिलवाकर उसे समझाता है कि रोपर उनके साथ खेल खेल रहा है क्योंकि ये उसका साथी उसको धोखा देने के बाद युआन का काम तमाम कर डाला है। तो वो लोग जहाँ उसे अपने टॉर्चर चैम्बर में ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मायरा पाइन के ना मिलने की वजह से उसके मिशन को कैंसिल करने को बोलती है तो रोपर उसे धमकाते हुए जवाब देता है कि वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर उसे डर लग रहा है या धोखा देने के बारे में ख्याल आ रहा है तो उसे इस बात को याद रखना चाहिए कि उसने ही रेक्स मेयू को मारने का ऑर्डर दिया था। तो अगर बोट डूबता है तो वो भी उसके साथ डूबेगी। फिर जब फ्रिक्स की रोक्साना को लेकर वहाँ पे पहुँचता है तो वो उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो उससे इतना प्यार करती है कि उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। तो रोक्साना उसे गुस्से में जवाब देती है कि उसने उसके साथ धोखा नहीं किया है और ना ही उसे उससे प्यार है। वाकई उससे प्यार नहीं किया और अगर किसी ने किया है तो मैं नहीं थी।
वहीं दूसरी तरफ जब सैली कौंसल से कांटेक्ट करते हुए और आर्मी के लोगों से उससे दूर करने के बाद उसे उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे पोलो प्लेन को डाइवर्ट करने वाले हैं। फिर उसे जहाँ अपने आदमियों को फोन करके कैमरे के साथ यहाँ पर पहुँचने को बोलने को बोलती है। तो जब वो सैली की बात को मानकर अपने लोगों को इन्फॉर्म करती है, वहीं जब वो बेसिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो एंजेला उसका रिप्लाई करते हुए बताती है कि वो मर चुका है लेकिन वो उसकी मदद कर सकती है। वहीं इधर जब मैथ्यू को अच्छे से टॉर्चर करने के बाद वो लोग उसके दोस्त का नाम पूछते हैं तो वो जहाँ मिस्टर हैंसन का असली नाम बताता है। वहीं टेडी जब उसके रिकॉर्डिंग को सुनाता है तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो गब्बेरस मर चुके होंगे। तुम और मैं इंग्लैंड की जमीन पर होंगे। ना कोई मच्छर रहेगा और ना ही कोई कोलंबिया। होजे का दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है, जिसके बाद मैथ्यू ये कंफर्म करता है कि वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। वहीं उसने रोपर को इजिप्ट के अंदर पकड़ने के बाद उसे रिक्रूट किया था। तो जब वो उससे आगे का प्लान पूछता है तो मैथ्यू उनसे जिंदा छोड़ने की डील करके उन्हें बताता है कि उस कार्गो के अंदर कोई इलेक्ट्रिक पेपर नहीं है, बल्कि उसके अंदर पैराट्रूपर कमांडो भरे हुए हैं जो कि यहाँ पे आने के बाद उनके सभी आदमियों को खत्म कर डालेंगे। तो होजेचा उसकी बात को मानकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जा एंजेला सैंडी को एक जगह पे जबरदस्ती लाने के बाद जब उसे धमकाते हुए मारिया और रोपर के रिश्ते के बारे में सबूत मांगती है तो वो जा उसके झांसे में आते हुए उसे जा सबूत दे देता है। वहीं इधर रोपर रोक्साना से बातचीत करते हुए उसे समझाता है कि उसे किसी भी परिस्थिति में ढलने में महारत हासिल है, क्योंकि वो एक खाल को उतारता है और दूसरे खाल को पहन लेता है, जिसकी वजह से न ही उसे कोई पछतावा होता है न ही कोई अतीत की यादें उसे सताती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी कीमती चीज या कोई इंसान नहीं है जिसे वो अपने फायदे के लिए कुर्बान नहीं कर सकता है। लेकिन आज उसकी वजह से वो फिर से अपनी पुरानी खाल को उतारने जा रहा है। मैंने क्या किया? जिसके बाद वो जहाँ विक्टर के साथ होजे से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब टेडी पाइन के पास पहुंचता है तो पाइन उसे समझाते हुए बताता है कि उसने भले ही होजे को आसानी से धोखा दे दिया है, लेकिन रोपर से झूठ बोलना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे एक बार फिर से उसके बेटे की तरह मिलना होगा और विश्वास दिलाना होगा कि वो उससे प्यार करता है। कुत्ता बनूं? एक आखिरी बार। जिसके बाद होजे से मिलकर उसे समझाता है कि जब प्लेन के लोग उसे कॉल करेंगे तो वो इस कोऑर्डिनेट पे उन्हें बुलाएगा। तो होजे के पूछने पे वो उसे बताता है कि ये एक खाली वीरान पड़ी हुई मिलिट्री बेस है। तो वो जा उसकी बात को मानकर जब रोपर के आने के बाद उसको रिसीव करता है तो प्लेन के लोग जब उससे कांटेक्ट करते हैं तो होजे जा टेडी का दिया हुआ कोऑर्डिनेट बताता है। जिसके बाद प्लेन जा अपने रास्ते से मुड़कर सैली के लोकेशन पे पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब एंजेला मारिया से कांटेक्ट करके उसे मिलने के लिए बुलाती है तो जिसके बाद जा एंजेला उसके सारे जुर्मों को एक एक करके गिनाती है। वहीं उसे धमकाते हुए बताती है कि अगर उसका बस चलता तो वो उसे जिंदा लटका देती, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद वो कल सुबह अपने पोस्ट से रिजाइन करके यहाँ से चुपचाप चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब पोलो टॉप जोन पे पहुंचकर प्लेन का इंतजार करने लगते हैं तो मुझे जब रोपर को बताता है कि लगता है कि उसका प्लेन अब नहीं आने वाला है, तो रोपर जा उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका प्लेन जरूर आएगा, लेकिन होजे उसकी बात पे विश्वास न करते हुए जब पाइन को उसके सामने ले आता है तो पाइन जा अपनी चाल चलते हुए उन सभी को भड़काने लगता है। तो जब धीरे धीरे माहौल पूरी तरह से गर्म होने लगता है तो रोपर के समझाने के बावजूद भी जब होजे उसकी बात को नहीं मानता है तो वो जब टेडी से उसको समझाने को बोलता है तो टेडी भी अपने पत्ते खोलते हुए उसे बताता है कि वो कभी भी अपने असली बच्चे को नहीं देख पाएगा, बल्कि इसी कोलंबियन आसमान के नीचे वो उसको मार डालेगा। तो वो पाइन की तारीफ करने के बाद जब टेडी को गोली चलाने को बोलता है तो 1000 जल्दी चलाओ 900 रेंजर
फ्रिस्की के फोन आने पर वो जहाँ रिसीव करते हुए जल्द से जल्द कार्गो को लाने को बोलता है। तो प्लेन की आवाज से जब सभी लोग घबराने लगते हैं तो रोपर उन्हें काम डाउन करते हुए समझाता है कि यहाँ पर कोई भी सोल्जर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर सोल्जर होते तो वो यहाँ पर कभी भी नहीं आता। फिर पाइन को याद दिलाता है कि शायद उसने कप को ध्यान से नहीं देखा है। भी 2 अलग प्लेन्स होते हैं 2 अलग कार्गोस के साथ। कप्स पर ध्यान दो जोनाथन। जिसके पास जब दोनों जगह पे कार्गो ड्रॉप होता है तो सैली को कार्गो खोलने पर जहाँ उसके अंदर से फूल निकलता है, वहीं एंजेला और मारिया को जब इस बारे में पता चलता है तो मारिया एंजेला को धमका कर वहाँ से निकल जाती है। वहीं इधर जब कार्गो के अंदर से इम्पेट डिवाइस निकलता है तो रोपर जहाँ सभी का शुक्रिया अदा करता है, वहीं पाइन के पास पहुंचकर उसे बताता है कि उसे हमेशा ही बड़े शिकार फंसाने की आदत है। पहले उसने उसकी गर्लफ्रेंड को चुराया था और आज उसके बेटे को उससे दूर किया है। शायद तुम इसी तरह से मेरे दिल के अंदर खंजर घोंपना चाहते थे। तुम प्यार चाहते हो जुल्म के बदले। रिचर्ड, ऐसा प्यार काम नहीं आता। वो तो मैं देख लूंगा कितना काम आएगा। जिसके बाद अपने बेटे की तरफ फोकस करते हुए उसे बताता है कि मैंने तुम्हें माफ किया है, मैंने तुम्हारी आत्मा को माफ किया है, लेकिन वो कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। फिर जब पाइन का काम तमाम करने वाला ही होता है कि मार्टिन वहाँ पे पहुंचकर उसके पूरे प्लान पे पानी फेर देता है। तो पाइंजा इस पत्थर का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकलता है, लेकिन जब वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं तो वो जहाँ ओक्टावो और पाइन को उतारकर उनको चकमा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वो लोग दोनों तरफ से उसे घेरते हुए उसका काम तमाम कर डालते हैं। वहीं पाइंजा ओक्टावो के साथ अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वहीं रोक्साना रोपर का साथ देने की वजह से मियामी वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एंजेला को पता चलता है कि रोपर के साथ कोई और भी मिला हुआ है, तो जब उसके घर के बाहर हलचल होने लगती है तो उसके बाहर निकलने के साथ ही मायरा के लोग उसका काम तमाम कर डालते हैं। फिर कुछ महीने बीतने के बाद जब रोपर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो वो लंदन पहुंचकर अपने बेटे डैनी से मिलता है। फिर उसको रिसीव करते हुए जब रेडियो सुनता है तो रेडियो से पता चलता है कि कोलंबिया के अंदर गृह युद्ध छिड़ चुका है। यहाँ रोपर का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। तो इसी नज़ारे के साथ जहाँ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है, वहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।